तो मीनाक्षी, यूपी में प्रवासी मजदूरों की समस्या तो है ही, लेकिन इसको लेकर जमकर अब सियासत हो रही है। यूपी में दरअसल प्रवासी मजदूरों के लिए 1000 बस भेजने की कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा की पेशकश पर राजनीतिक महाभारत छिड़ चुका है। योगी के मीडिया सलाहकार का यह दावा है कि प्रियंका के ऑफिस की तरफ से दी गई लिस्ट में कुछ नंबर मोटरसाइकिल, कार और तिपहिया वाहनों के हैं। दावा यह है कि कांग्रेस की लिस्ट में कई गाड़ियां, बसें हैं ही नहीं। कल यूपी सरकार ने प्रियंका गांधी की पेशकश मंजूर करते हुए एक चिट्ठी जारी कर बसों की डिटेल मांगी थी। इस चिट्ठी के जवाब में प्रियंका गांधी के निजी सचिव संदीप सिंह ने जवाबी खत भेजकर कहा है कि देर रात 11:40 पर यूपी सरकार की चिट्ठी मिली। दिल्ली यूपी बॉर्डर पर मजदूर फंसे हैं और ऐसे में खाली बसों को लखनऊ भेजना संसाधनों की बर्बादी होगी। कुमार अभिषेक हमारे संवाददाता इस तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुमार, दरअसल इस लिस्ट की हकीकत क्या है? क्योंकि एक तरफ बीजेपी ये कह रही है कि जो लिस्ट सौंपी गई है उसमें मोटरसाइकिल, दोपहिया वाहन के नंबर है। इधर उनकी तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि जो बसें पहुंचे वो खाली ना पहुंचे, ये संसाधनों की बर्बादी है। इस खींचतान में कहीं ना कहीं प्रवासी मजदूरों का इंतजार और लंबा हो सकता है। देखिए, साफ तौर पर ये राजनीतिक रूप से शह और मात का खेल चल रहा है। अभी तक बसें पहुंची नहीं हैं, मजदूर उससे लाए नहीं गए हैं। लेकिन एक बात साफ हो गई कि अभी सरकार ने एक और लेटर जारी किया है और उस लेटर के हिसाब से ये जो बसें हैं, 1000 बसें जिसे प्रियंका गांधी वाड्रा ने सरकार को देने की पेशकश की है, इसमें से 500 बसें जो हैं वो नोएडा में और 500 बसें गाजियाबाद में देने का आदेश हुआ है। आदेश कह सकते हैं। सरकार ने प्रियंका गांधी वाड्रा के जो सचिव हैं संदीप सिंह, उनको लेटर भेजकर कहा है कि आप 500 बसें नोएडा और 500 बसें गाजियाबाद में अवेलेबल करा दें अगर आप लखनऊ नहीं ला सकते हैं तो। निश्चित तौर पर देखिए, कल शाम से ही ये चिट्ठियों का जो खेल है, ये चिट्ठियों की जो शह और मात का खेल है, ये चल रहा है। सबसे पहले प्रियंका गांधी ने कहा था कि वो 1000 बसें देना चाहती हैं। उसके बाद योगी सरकार की तरफ से ये बात आया और खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि वो डिटेल अवेलेबल कराएं, राजनीति ना करें। उसके बाद देखिए, कड़ी की कड़ी जुड़ती गई। उसके बाद सरकार ने प्रियंका गांधी के इस ऑफर को एक्सेप्ट किया और कहा कि ठीक है, आप 1000 बसें भेजिए और साथ साथ वो लिस्ट भेजिए। फिर प्रियंका गांधी के दफ्तर ने बकायदा 1000 गाड़ियों की वो लिस्ट भेज दी। लिस्ट भेजने के बाद फिर उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से कहा गया कि आप इसे लखनऊ में आज दिन के 12 बजे तक अवेलेबल कराइए। इस पर जब जमकर सियासत हुई, आलोचनाएं हुई, तो उसके बाद आज यूपी सरकार की तरफ से कह दिया गया कि आप इसे नोएडा और गाजियाबाद में भेज दीजिए। लेकिन इस बीच एक और बात निकल करके आई। सरकार की तरफ से इन जो गाड़ियों के नंबर दिए गए उसकी तहकीकात की गई और बताया यह जा रहा है कि इसमें कुछ गाड़ियां ऐसी हैं जो बसेस नहीं हैं, वो 4 व्हीलर हैं, कार हैं, 3 व्हीलर है और मोटरसाइकिल तक के नंबर है। ये सरकार की तरफ से ये बताया जा रहा है, ये दावा किया जा रहा है। आपके पास ये लिस्ट हो, क्योंकि हम लगातार स्क्रीन पर दिखा रहे हैं लिस्ट, क्या है लिस्ट का सच? क्या इसमें बसों की जो डिटेल्स मांगी गई हैं वो नहीं है, या फिर कोई और जो डिटेल्स है जिस तरह से आरोप लगाए जा रहे हैं वो दी गई हैं? क्या है इस लिस्ट का सच? देखिए, इस लिस्ट में निश्चित तौर पर बसें हैं, लेकिन कुछ गाड़ियों के जो नंबर हैं वो मोटरसाइकिल और कारों के हैं, ऐसा बताया जा रहा है। निश्चित तौर पर सरकार के सोर्स और सरकार की तरफ से भी हमें बताया गया है कि उनकी जांच में ऐसा निकल करके आ रहा है कि कुछ गाड़ियों के नंबर, चूंकि 1000 गाड़ियां हैं, इसमें कुछ गाड़ियों के नंबर बस के नहीं हैं बल्कि कार और मोटरसाइकिल के हैं। अब ये देखना होगा कि क्या सचमुच में इन गाड़ियों में कुछ ऐसे नंबर हैं क्या, ये पूरी तहकीकात के बाद पता चलेगा। लेकिन निश्चित तौर पर सरकार की तरफ से ये चीजें जो बताई गई हैं उसमें यह कहा जा रहा है कि 1000 गाड़ियों में कुछ गाड़ियां ऐसी जरूर हैं जो बस के नहीं हैं। ये तो पूरी तहकीकात के बाद पता चलेगा और हो सकता है हम लोग कुछ देर बाद इसमें बता पाने में सक्षम भी हों कि आखिर कौन-कौन सी वो गाड़ियां हैं। लौटते हैं कुमार आपके पास, लेकिन कैसे राजनीति शुरू हुई है सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच बसों के इस मामले को लेकर, इस पर यह बयानबाजी सुनिए। प्रियंका वाड्रा और राहुल गांधी ने एक ट्विटर के माध्यम से 1000 बसों का एक राजनीतिक मैं कहूँगा एक तनाव छेड़ा, मगर यही राहुल गांधी और प्रियंका हम लोगों को यहाँ पे बस बॉर्डर पे लाने से बेहतर होता कि जो लोग राजस्थान से चले या पंजाब से चले या महाराष्ट्र से चले, वहीं से उनको बस देते तो उनको वहाँ से पैदल नहीं चलना पड़ता। इसकी भी तो चिंता आपको करनी चाहिए। आदरणीय प्रियंका गांधी जी के पत्र को लेकर लोक भवन गए, वहाँ हमने इनके अधिकारियों को दिया। कल दिन भर हम लोगों ने
बसों को राजस्थान बॉर्डर पर लगा के इंतजार की अनुमति आज मिलेगी। और आज सवेरे जब सरकार ने कहा तो हम सूची लेकर तैयार थे। 3:30 बजे इनका बयान आया है, 2:30 बजे हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उसके बाद सरकार कुंभकर्ण नींद से जागी है। हम सहयोग करने के लिए तैयार हैं। हम अभी कुछ देर में 1000 बसों की सूची ले जाकर वहाँ देंगे और सरकार का सहयोग करने के लिए हम संकल्पित हैं। निश्चित रूप से हम श्रमिकों के इस दुख दर्द को नहीं देख सकते। दुनिया भर में कोरोना से फैली दहशत के बीच उम्मीद की एक किरण दिखाई दी है। एक अमेरिकी फार्मा कंपनी ने दावा किया है कि वो कोरोना वैक्सीन बनाने के बेहद करीब पहुंच चुकी है। दुनिया को मिल गई कोरोना की दवा। क्या अमेरिका ने तैयार कर ली कोरोना वैक्सीन? क्या अब खत्म हो जाएगा कोरोना का कहर? कोरोना से 48 लाख से ज्यादा संक्रमित और 3 लाख से ज्यादा मौतों ने पूरी दुनिया में हड़कंप मचा रखा है। चीन के वुहान से निकली इस बीमारी ने सबसे ज्यादा तबाही अमेरिका में मचाई है। ऐसे में सुपर पावर अमेरिका कोरोना को हराने के लिए दिन रात एक किए हुए है। इस बीच अमेरिका से एक अच्छी खबर आई है। अमेरिका की दवा कंपनी मोडर्ना ने दावा किया है कि वो जल्द ही कोरोना की वैक्सीन तैयार करने वाले हैं। कंपनी के मुताबिक ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल के शुरुआती नतीजे सकारात्मक आने के बाद जुलाई में वैक्सीन के ट्रायल का तीसरा चरण शुरू होगा। अगर तीसरा चरण सफल रहा तो कंपनी वैक्सीन बनाने का लाइसेंस हासिल करने के लिए अप्लाई कर सकेगी। मोडर्ना पहली दवा कंपनी है जिसने अपनी RNA आधारित वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल किया है। We can indeed, with this vaccine, induce an immune response in everybody that received the vaccine. And that immune response generates the kind of antibodies that one would hope to generate, antibodies that can neutralize the virus, and that we can get to levels of antibodies that are those seen in people who've been infected with SARS-CoV-2, or in fact, even exceed those levels. नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के अध्ययन से शुरुआती परिणाम में दिखा कि जिन लोगों ने दवा का इस्तेमाल किया उनके रक्त के नमूनों में एंटीबॉडी का स्तर उन लोगों के बराबर ही मिला जो कोविड-19 से संक्रमित होने के बाद स्वस्थ हो गए हैं। लोगों को वैक्सीन की 3 अलग अलग खुराक दी गई और मोडर्ना ने दावा किया कि इन खुराकों के आधार पर शरीर में प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में बढ़ोतरी देखी गई। This is not going to be an expensive vaccine. It's going to be a single-dose vaccine. It's going to be made for global supply, and it's going to be made in many different locations. And that was always our plan. इससे पहले भी अमेरिका कोरोना के खिलाफ कई दवाइयों का इस्तेमाल कर चुका है। अमेरिकी सरकार ने इबोला की दवा रेमडेसिविर को भी हरी झंडी दी थी, जिसके टेस्ट कोरोना के खिलाफ काफी प्रभावी दिखाई दिए थे। वहीं अमेरिका मलेरिया की दवा का इस्तेमाल भी कोरोना के खिलाफ जंग में कर रहा है। अमेरिका में कोरोना से 15 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं। वहीं 91,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। ऐसे में कोरोना का इलाज ढूंढने में जुटे ट्रंप के लिए ये वैक्सीन अच्छी खबर लेकर आई है, जो न सिर्फ अमेरिका बल्कि दुनिया के लिए एक बड़ी उम्मीद बनी है। आज तक ब्यूरो। दुनिया भर के देश कोरोना का इलाज ढूंढ रहे हैं। कई देशों ने वैक्सीन बनाने का दावा तक पेश किया है। कई तरह की दवाइयां भी कोरोना में प्रभावी नजर आ रही हैं। इस वक्त दुनिया भर की कंपनियां और इंस्टीट्यूट की अग्नि परीक्षा का दौर है, जो कोरोना की दवा की रेस में एक दूसरे से मुकाबला कर रही है। कोई कोरोना की दवा तैयार करने का दावा कर रहा है तो कोई कोरोना की वैक्सीन बनाने का, क्योंकि इस वक्त कोरोना से बड़ा संकट दुनिया में कोई नहीं है। इजराइल ने दावा किया है कि उसने कोरोना को मात देने वाला वैक्सीन ढूंढ लिया है। इजराइल के रक्षा मंत्री नफ्ताली बेनेट का कहना है कि देश के मुख्य जैविक अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिकों ने कोरोना वायरस के लिए एक एंटीबॉडी विकसित करने में महत्वपूर्ण सफलता हासिल की है, जिसे पेटेंट करने की तैयारी चल रही है, जिसके बाद इसका कमर्शियल उत्पादन शुरू होगा। इजराइल के दावे के मुताबिक
वैक्सीन शरीर के अंदर ही कोरोना वायरस को खत्म करने में सक्षम है। ये वैक्सीन वायरस को शरीर के दूसरे हिस्सों में फैलने से रोकती है। इजराइल के डिफेंस बायोलॉजिकल इंस्टीट्यूट में कोरोना वायरस का टीका बनाए जाने की बात कही गई है। इजराइल का ये डिफेंस बायोलॉजिकल इंस्टीट्यूट जैविक और रासायनिक हथियारों को बनाने के लिए जाना जाता है। ये दक्षिणी तेल अवीव से 20 किलोमीटर की दूरी पर नेस जियोना में मौजूद है। दावा है कि ये लैब जमीन के काफी अंदर मौजूद है और यहाँ जो खतरनाक जहर और वायरस बनाए जाते हैं उनका इस्तेमाल इजराइल की खुफिया एजेंसी मुसाद अपने दुश्मनों को मारने के लिए करती है। अब इस लैब से दुनिया को बचाने की उम्मीद निकली है। उधर कोरोना से होने वाली मौत से टूट चुका इटली भी अब कोरोना की वैक्सीन बनाने का दावा कर रहा है। इटली ने दावा किया है कि कोविड-19 की पहली वैक्सीन उन्होंने तैयार कर ली है। इस वैक्सीन को रोम में एक हॉस्पिटल में टेस्ट किया गया है। कहा जा रहा है कि ये टेस्टिंग के काफी आगे के स्टेज पर पहुंच चुकी है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसे इंसानों के सेल्स पर भी टेस्ट किया गया है। एक टीके के बाद चूहों की एंटीबॉडी से विकसित ये वैक्सीन मानव कोशिकाओं में संक्रमण को रोकता है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी भी वैक्सीन पर काम कर रही है। इंसानों पर क्लिनिकल ट्रायल के फेज 1 की शुरुआत कर हो चुकी है। इसमें 2 लोगों पर इस वैक्सीन का इस्तेमाल किया गया है। इस वैक्सीन को यूनिवर्सिटी के जेनर इंस्टीट्यूट ने 3 महीने में तैयार किया है। इसमें चिंपांजीज में इन्फेक्शन करने वाले आम कोल्ड वायरस के भाग का इस्तेमाल किया गया है। ये वैक्सीन काम करे इसके लिए वैज्ञानिकों ने फिलहाल मौजूद कोरोना वायरस के जेनेटिक मटेरियल को वायरस में मिलाया है। ऐसे में हर देश कोरोना की जंग को जीतने के लिए नए नए प्रयोग कर रहा है। अमेरिका और तुर्की मलेरिया की दवाई के इस्तेमाल को मंजूरी दे चुके हैं। वहीं भारत जैसे कई देश प्लाज्मा थेरेपी का इस्तेमाल कर रहे हैं। प्रयोगों का दौर जारी है। बस इंतजार है कोरोना के इलाज का, ताकि इस महामारी का अंत किया जा सके। आज तक ब्यूरो। क्या कीटनाशक के छिड़काव से कोरोना वायरस को खत्म किया जा सकता है? सवाल दुनिया भर में पूछा जा रहा है और अब इसी सवाल का जवाब WHO ने दिया है। WHO का कहना है कि कीटनाशक का छिड़काव करने से कोरोना वायरस खत्म नहीं होगा, बल्कि इससे इंसानों को बड़ा नुकसान हो सकता है। कोरोना वायरस से बचने के लिए दुनिया भर में कीटाणुनाशक का छिड़काव हो रहा है। क्या गलियां, क्या चौक चौराहे, क्या सड़कें और क्या मॉल, हर जगह संक्रमण से बचाने के लिए कीटाणुनाशक छिड़काव किया जा रहा है। यहां तक कि स्कूलों और अस्पतालों में भी अंधाधुंध कीटाणुनाशक का छिड़काव जारी है। लेकिन विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसे लेकर एक चेतावनी जारी की है। WHO का कहना है कि सड़कों और गलियों में कीटाणुनाशक का छिड़काव करने से कोरोना वायरस का खात्मा नहीं होगा, बल्कि इस तरह का छिड़काव इंसानों के शरीर के लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। ये बेहद खतरनाक हो सकता है। दरअसल दुनिया भर में 3 लाख से ज्यादा लोगों की जान लेने वाला कोरोना वायरस सतह पर मौजूद रह सकता है। हालांकि इस बारे में पक्की जानकारी उपलब्ध नहीं है कि ये वायरस किस किस्म की सतह पर कितनी देर तक रहता है। आज तक ब्यूरो। लॉकडाउन 4 का दूसरा दिन है आज, लेकिन आंकड़ों में कमी नहीं आ रही है। 1 लाख के पार पहुंच गया है देश भर में कोरोना मरीजों का आंकड़ा। वहीं आपको ये भी बता दें कि जो ताजा आंकड़े हैं उसके मुताबिक लगातार मामले महाराष्ट्र और गुजरात में सबसे ज्यादा बढ़ रहे हैं। महाराष्ट्र इस वक्त टॉप पर बना हुआ है, लेकिन कैसे 1 लाख तक पहुंचा आंकड़ा, ये हम आपको दिखा रहे हैं। अप्रैल से लेकर अब तक की स्थिति, किस तरीके से लगातार मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। और हालांकि देखिए ना, यहाँ पर यह भी देखना होगा कि लगातार चुनौती ये थी कि ये जो कर्व है आंकड़ों का, ये फ्लैट कैसे होगा, लेकिन अभी तक भारत उस स्थिति में नहीं पहुंचा है और इसीलिए ये आंकड़े डरा रहे हैं। देश में कुल आंकड़े 1 लाख के पार चले गए हैं, जिसकी जानकारी हमने इस ग्राफ के जरिए भी आपको दी। बिल्कुल, और 24 घंटे में एक बार फिर कोरोना से बीमार तादाद करीब 5000 तक पहुंच गई है, 5000 बढ़ गई है, माफ कीजिएगा। और बदले लॉकडाउन में भी जिंदगी को रफ्तार देने की कोशिश की जा रही है। ऐसे में कोरोना की बढ़ती रफ्तार ने चिंता और बढ़ा दी। लॉकडाउन 4 नए अंदाज, नए कलेवर के साथ शुरू हो गया। अब न तो पहले जैसी बंदिशें हैं और न ही सख्ती।
दुकान खुल गई, बाजार में रौनक आ गई, जिंदगी को रफ्तार मिल गई, लेकिन कोरोना की रफ्तार थम नहीं रही। ये चिंता भी बढ़ा रही है, डरा भी रही है। भारत में कोरोना के कुल मामले 1 लाख के पार हो गए। स्वास्थ्य मंत्रालय के नए आंकड़े के मुताबिक नए लॉकडाउन के साथ ही कोरोना मीटर भी तेजी से ऊपर चढ़ रहा है। भारत में कोरोना वायरस की चपेट में अब तक आने वालों की संख्या 1,11,39 हो गई। इनमें करीब 39,000 लोग कोरोना को हराकर घर आ चुके हैं, लेकिन मौत का आंकड़ा भी 3,000 के पार पहुंच गया। 24 घंटे में कोरोना के मामले पर गौर करें तो एक बार फिर इनमें करीब 5,000 का इजाफा हुआ। अच्छी बात यह है कि एक दिन में 2300 से ज्यादा मरीज ठीक भी हुए, लेकिन इसी दौरान 134 लोग कोरोना की जंग हार भी गए। महाराष्ट्र अब भी कोरोना से प्रभावित राज्यों में सबसे ऊपर है, जहां कुल केस 35,000 के पार पहुंच गए। इनमें 84,000 से ज्यादा ठीक भी हुए, लेकिन 12 से ज्यादा लोगों की कोरोना ने जान भी ले ली। मुंबई में कोरोना का आतंक बना हुआ है। मुंबई में इसकी रफ्तार न सिर्फ हैरान कर रही है, बल्कि खौफ भी पैदा करने लगी है। मुंबई में एक दिन में ही कोरोना के 1185 नए मरीज सामने आए। इसे मिलाकर अब मुंबई में कोरोना केस की संख्या 21,000 पार कर गई है। मुंबई देश का अकेला शहर है जहां कोरोना के इतने केस हैं। मुंबई में अब कोरोना ने 750 लोगों की जान ले ली है। मुंबई के झुग्गी झोपड़ी इलाके धारावी में बड़े तनाव का सबब बना हुआ है। यहाँ लगातार कोरोना की घुसपैठ बढ़ रही है। कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए 5 जोन में सीआईएसएफ की कंपनियां तैनात करने का फैसला लिया गया। जिन इलाकों में सीआईएसएफ की तैनाती की जा रही है वो हैं जोन 1, 3, 5, 6 और 9। इनमें कोलाबा से लेकर धारावी तक के इलाके शामिल हैं। महाराष्ट्र में कोविड-19 पॉजिटिव केसेस अब 35,000 के पार हो चुके हैं। मंडे इवनिंग को जो बुलेटिन रिलीज की गई उसके तहत 35,058 कुल केसेस अभी तक कोविड-19 के महाराष्ट्र में दर्ज किए गए हैं। 2033 नए केस पिछले 24 घंटे में महाराष्ट्र में पाए गए, जिसमें से 1185 केसेस केवल मुंबई के थे। मुंबई के कुल कोविड-19 पॉजिटिव केसेस अब 21,033 हैं। राजधानी दिल्ली में भी कोरोना की रफ्तार बनी हुई है। यहाँ अब कोरोना के कुल मामले 10,000 से ज्यादा हो गए। इनमें करीब आधे ठीक भी हुए हैं। दिल्ली सरकार ने जिंदगी की रफ्तार के साथ कोरोना से 2-2 हाथ करने का मन बनाया है, यानी जान भी जहान भी। मुंबई से साहिल जोशी और दिल्ली से हिमांशु मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। लॉकडाउन 4 में योगी सरकार ने जिंदगी को रफ्तार देने पर मोहर लगा दी है। दरअसल कंटेनमेंट जोन छोड़कर सभी इलाकों में, चाहे वो बाजार, फैक्ट्री, दफ्तर, इन्हें खोलने की इजाजत दे दी गई है। लेकिन यूपी से पड़ोसी राज्यों में आने जाने पर सस्पेंस बना हुआ है। लखनऊ से आदेश तो पारित हो गया, लेकिन नोएडा के डीएम ने सीमा खोलने की मंजूरी अभी नहीं दी है। यूपी में लॉकडाउन 4 की तस्वीरें दिखने लगी। नई गाइडलाइंस के बाद राजधानी लखनऊ में रौनक लौट आई। दुकानें खुल गईं, बाजार सज गया, सड़कें सुबह से ही गुलजार हो गईं। योगी सरकार ने सोशल डिस्टेंसिंग के साथ कंटेनमेंट जोन के बाहर बाजार, दफ्तर और फैक्ट्रियों को भी खोलने की इजाजत दे दी। रेहड़ी पटरी वालों को भी हरी झंडी मिल गई। मुख्य सब्जी मंडी भी सुबह 4 बजे से शाम 7 बजे तक खुलेंगी। बस शहरों में लगने वाले साप्ताहिक बाजार पर पाबंदी जरूर बनी रहेगी। लॉकडाउन 4 में योगी सरकार की एडवाइजरी देर रात आ गई और आज से ये लागू हो जाएगा। इस पर डीएम फैसला लेंगे कि आखिर कैसे खुलेगा, क्या ऑड इवन होगा या किस तरह की दुकानें खुलेंगी। लेकिन जो कॉम्प्लेक्स है वो धीरे धीरे खुलने शुरू हो गए हैं, मार्केट कॉम्प्लेक्स। आप देखिए, हम लखनऊ के गोमती नगर के इलाके में हैं और यहाँ पर जो मार्केट कॉम्प्लेक्स है उनकी दुकानें धीरे धीरे खुलने लगी हैं। चाहे ड्राई क्लीनर्स हो, हार्डवेयर की दुकानें हो, दवा की दुकानें पहले से खुली हुई हैं, जो स्टेशनरी की दुकानें हैं ये भी खुल रही थी और धीरे धीरे मार्केट अब खुलने लगा है। यूपी में जिंदगी रफ्तार पकड़ने लगी, लेकिन दिल्ली बॉर्डर पर हालात अजीब से हैं। यहाँ गाड़ियों का जमावड़ा लग गया है। बिना पास अब भी दिल्ली आने जाने वालों को सीमा पार करने की इजाजत नहीं है। योगी सरकार ने देर रात लॉकडाउन 4 की गाइडलाइंस जारी कर दी। दिल्ली नोएडा और दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर पहले की तरह खोलने की अनुमति भी दे दी, लेकिन नोएडा के हाकिम अब भी यथास्थिति बनाए रखने की बात कर रहे हैं।
नए दिशा निर्देश के मुताबिक यूपी से पड़ोसी राज्यों में आने जाने पर अब सिर्फ शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक ही पाबंदी रहेगी। कार में ड्राइवर के अलावा 2 लोग ही बैठ सकेंगे। एक ही परिवार के होने पर 2 बच्चों को भी इजाजत होगी। दोपहिया वाहन पर अकेले जाने की ही इजाजत है। महिला जरूर पीछे बैठ सकती है। सामान ढुलाई में लगी सभी गाड़ियों को ग्रीन सिग्नल मिल गया। बस सेवा के लिए आदेश अलग से जारी होंगे। यूपी में धार्मिक स्थल, सिनेमाघर, मॉल्स और दूसरी भीड़ भाड़ वाली जगह अब भी बंद रहेंगी। लॉकडाउन में घाटे की भरपाई के लिए भी योगी सरकार ने कई फैसले लिए हैं। इस साल यूपी का कोई भी सरकारी विभाग कोई नया वाहन नहीं खरीदेगा, न ही कोई नई भर्ती की जाएगी। यूपी में कोरोना के 4,500 से ज्यादा केस हैं। इनमें आधे से ज्यादा ठीक हो चुके हैं। लखनऊ से कुमार अभिषेक के साथ आज तक ब्यूरो। छत्तीसगढ़ की अब बात करेंगे, जहां के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कोरोना से लड़ने में राज्यों को और अधिकार देने की वकालत कर रहे हैं। केंद्र ने राज्यों को जिम्मेदारी तो सौंपी है। उन्होंने लॉकडाउन 4 में जिंदगी को आगे बढ़ाने का फैसला किया। छत्तीसगढ़ में कोरोना के 100 से कम मामले हैं और खास बात यह है कि यहां ठीक होने वालों की संख्या भी 60% है। आज तक की छत्तीसगढ़ के सीएम से यह खास बातचीत देखिए। हमारे साथ छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इस समय लाइव मौजूद हैं। स्वागत है भूपेश जी आपका आज तक पर। दिल्ली सरकार ने लॉकडाउन 4 में कई तरह की छूट देने का ऐलान किया है। बसें चलेंगी, 20 यात्रियों के साथ चलेंगी, इंडस्ट्री उन्होंने खोल दी है, प्राइवेट सरकारी दफ्तर भी खोलने का ऐलान कर दिया है। छत्तीसगढ़ में आप लोगों ने क्या क्या खोलने का ऐलान किया है लॉकडाउन 4 में? भारत सरकार ने जो गाइडलाइन दिया है उस सबका हम लोग कड़ाई से पालन कर रहे हैं। जहाँ तक के हमारे यहाँ एग्रीकल्चर सेक्टर में काम चल रहे हैं। माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है, उसका संग्रहण का काम चल रहा है। हमारे यहाँ 30 लाख से अधिक मजदूर मनरेगा में काम कर रहे हैं। 80% से उद्योग खोल चुके हैं। ये अलग है कि पूरी क्षमता के साथ भी वो काम नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि डिमांड के हिसाब से ही प्रोडक्शन बढ़ाया जाएगा। तो और जो भारत सरकार की जो गाइडलाइन है उसका हम लोग शब्दतः पालन कर रहे हैं। चाहे स्पा खोलने की बात है, चाहे सैलून खोलने की बात हो, जिम खोलने की बात हो, ये जितनी भी गाइडलाइन भारत सरकार ने दिया उसका हम लोग पालन कर रहे हैं। भारत सरकार ने जोन तय करने का अधिकार आपको दे दिया। जैसा राहुल गांधी कह रहे थे कि राज्य का जो रेड जोन है वो दिल्ली से ग्रीन दिखता है और जो राज्य का ग्रीन जोन है वो दिल्ली से रेड हो जाता है। तो अब आप लोग खुश हैं कि राज्य अपनी मर्जी से तय कर पाएंगे कहाँ जाना आना करना है, कहाँ नहीं? देखिए, कैसे ग्रीन जोन होगा, कैसे रेड जोन होगा, कैसे ऑरेंज जोन होगा, वो गाइडलाइन भी भारत सरकार ने तय किया हुआ है। केवल उसको डिक्लेयर करने का अधिकार है वो भारत राज्य सरकारों को दिया गया है। तो गाइडलाइन तो भारत सरकार की है, उसका हम लोग पालन कर रहे हैं। और यही हमने कहा था कि रेड जोन, ग्रीन जोन, ऑरेंज जोन तय करने का अधिकार और उसमें चाहे औद्योगिक गतिविधि है, व्यवसायिक गतिविधि है, वो संचालित करने का अधिकार राज्य सरकार को मिलना चाहिए। ये हमारी डिमांड थी। तो वो डिमांड पूरी हो गई कि नहीं? मांग आंशिक रूप से हुई। गाइडलाइन तो आपने तय कर दिया कि ये पैरामीटर है आपके, उसको पालन करना है। पैकेज कैसा लगा आपको? 20 लाख करोड़ का जो पैकेज सरकार ने घोषित किया वो कैसा लगा आपको? देखिए, इसमें सीधी बात ये है कि ये जैसे जो बजट है उसे रीशेड्यूल करके प्रस्तुत कर दिया गया है। इसमें एक बात बिल्कुल सही है कि 5 किलो चावल प्रति परिवार प्रति व्यक्ति दे रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन इसको केवल 2 महीने के लिए किया गया है। ये कोरोना का तो ये लड़ाई अभी चलना है। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या सबसे ज्यादा है। यही वजह है कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने सूबे में लॉकडाउन की सख्ती को फिलहाल कम करने का फैसला टाल दिया है। महाराष्ट्र में रेड और ऑरेंज जोन में सख्ती पहले की तरह कायम रहेगी, लेकिन ग्रीन जोन में कुछ रियायत का फैसला लिया गया है। पिछले 54 दिनों में शायद ही कोई ऐसा दिन रहा हो जब महाराष्ट्र में कोरोना मरीजों की संख्या में उछाल न देखा गया हो। अब महाराष्ट्र में मरीजों का आंकड़ा 35,000 के पार पहुंच गया है। सिर्फ 24 घंटे में 2,000 से ज्यादा लोग वायरस की चपेट में आ गए हैं। देश में सबसे ज्यादा वायरस के शिकार मरीज महाराष्ट्र में हैं। यही वजह है कि लॉकडाउन 4 की घोषणा से पहले प्रधानमंत्री के साथ हुई बैठक में उद्धव ठाकरे ने अपने इरादे को साफ कर दिया था। लॉकडाउन 4 की नई गाइडलाइन में इसकी झलक साफ साफ देखी गई। महाराष्ट्र सरकार ने फैसला लिया है
कि सूबे में जहां भी कोरोना का कहर सबसे ज्यादा दिख रहा है वहां फिलहाल कोई ढील नहीं दी जाएगी। रेड और ऑरेंज जोन में कोई राहत नहीं मिलेगी। वहीं राज्य के ग्रीन जोन में ढील का फैसला लिया गया है। ग्रीन जोन में उद्योग धंधे शुरू होंगे, लोगों को राहत दी गई है। महाराष्ट्र में संक्रमण डराने वाला है। लॉकडाउन वक्त की मांग है, लेकिन उद्योग धंधे बंद रखना भी मुश्किल है। लिहाजा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने अपील की कि ग्रीन जोन में लोग घरों से बाहर निकल कर आएं और काम धंधे में लगे, ताकि अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाया जा सके। ग्रीन झोनमध्ये आपण हळूवारपणाने जवळपास सगळे काही उघडायला परवानगी दिलेली आहे, ती अजूनही देत आहोत। आणखीनही तिथले निर्बंध हे येत्या काही काळामध्ये आपण आणखीन शिथिल करतो आहोत। ऑरेंज झोनमध्ये सुद्धा ही शिथिलता आणलेली आहे। रेड झोनमध्ये विशेषतः कंटेनमेंट एरिया आहे, तिथे मात्र अजूनही आपल्याला शिथिलीकरण करणं हे परवडणार नाही, नक्कीच नाहीये। महाराष्ट्र सरकार बंद पड़े उद्योग धंधों को खोलना चाहती है, लेकिन बढ़ते संक्रमण की वजह से हाथ बंधे हैं। मुख्यमंत्री ने लोगों को आगाह किया कि अभी बहुत सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि कोई दावे से नहीं कह सकता कि लॉकडाउन कब खत्म होगा। रियायत तभी मुमकिन है जब कोरोना के मामले में कमी आए। जनजीवन हे पुन्हा आपल्याला सहजतेने जगायला सुरुवात करायची आहे, पण ह्याची एक आता अशी शक्यता नव्हे, खात्री वाटते की हे जनजीवन पूर्ण सुरळीत व्हायला काही काळ हा जावा लागणार। जेवढी स्वयंशिस्त आपण अधिक पाळू तेवढे लवकर आपण या बंधनातून मुक्त होऊ। जेवढी लवकर आपण या कोरोनाची साखळी तोडण्यात यशस्वी होऊ तेवढं लवकर आपण सगळे बंधनमुक्त होऊ। 11 अप्रैल को महाराष्ट्र में कोरोना से 100 लोगों की मौत हुई थी। वहीं राज्य में संक्रमितों की संख्या करीब 1574 थी, लेकिन 38 दिनों के अंदर आज संक्रमित मरीजों का दायरा 35,000 से ज्यादा है। मरने वालों की संख्या 2033 तक पहुंच गई है। यह आंकड़ा डराने वाला है। अभी भी वक्त है कि कोरोना को मामूली फ्लू समझने वाले सावधान हो जाएं, हर एहतियात बरतें। साहिल जोशी, मुंबई आज तक। मुंबई में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 21,000 को पार कर चुका है। यहां अब तक कोरोना से 757 लोगों की जान जा चुकी है। इस बीच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने 1000 बेड वाले अस्थायी अस्पताल का दौरा किया, जिसे कोरोना मरीजों के लिए तैयार किया गया है। मुंबई में कोरोना से जंग की तैयारियां युद्ध स्तर पर जारी हैं। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने सोमवार को 1000 बेड वाले अस्थायी अस्पताल का दौरा किया। उनके साथ उप मुख्यमंत्री अजित पवार और विधायक बेटे आदित्य ठाकरे भी थे। इस अस्थायी अस्पताल को MMRDA ने तैयार किया है। मुख्यमंत्री की मौजूदगी में इसे BMC को सौंप दिया गया। 1000 बेड वाले इस अस्पताल में पैथोलॉजी के साथ साथ वेंटिलेटर और कोरोना के इलाज की तमाम सुविधाएं मौजूद हैं। मुंबई देश का सबसे बड़ा कोरोना एपिसेंटर है। बीते 24 घंटे में यहां 1185 नए मामले सामने आए हैं। अब तक मुंबई में मरीजों का आंकड़ा 21,335 तक जा पहुंचा है, जबकि 757 मरीज दम तोड़ चुके हैं। महाराष्ट्र की बात करें तो यहां मरीजों की संख्या 35,000 पार कर चुकी है और मौतों का आंकड़ा 2033 तक जा पहुंचा है। मुंबई की झोपड़पट्टी धारावी में कोरोना की रफ्तार ने खतरे की घंटी बजा दी है, क्योंकि यहां बेहद घनी बस्ती है। इसके अलावा पुलिस वाले डॉक्टर और नर्सों की भी बड़ी संख्या में संक्रमित होने से कोरोना से जंग आर्थिक राजधानी के लिए और मुश्किल हो गई है। कमलेश सुतार, मुंबई आज तक। गुजरात की अब बात करेंगे। लॉकडाउन के इस चरण में राज्य सरकारों को अपने हिसाब से निर्णय लेने की छूट दी गई है। गुजरात सरकार ने सूबे को कंटेनमेंट जोन और नॉन कंटेनमेंट जोन के हिसाब से बांटा है। सरकार ने फैसला लिया है, कंटेनमेंट जोन में सख्ती पहले की तरह ही लागू रहेगी। गुजरात में वायरस के शिकार लोगों की तादाद अब 11,000 के आंकड़े को पीछे छोड़ चुकी है, लेकिन इसके बावजूद मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने लॉकडाउन में बड़ी ढील देने का फैसला ले लिया। लॉकडाउन 4 में गुजरात को कंटेनमेंट जोन और नॉन कंटेनमेंट जोन के हिसाब से बांटा गया है। सरकार कंटेनमेंट जोन में ज्यादा रियायत देने के मूड में नहीं है। यहाँ सख्ती पहले की तरह ही जारी रहने वाली है। कंटेनमेंट इलाकों में जरूरी चीजों के अलावा
किसी भी तरह के दूसरे सामान नहीं मिलेंगे। इन इलाकों में दुकान सुबह 8 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक खुली रहेंगी। वहीं नॉन कंटेनमेंट जोन इलाके में मार्केट और कमर्शियल इलाके सुबह 7 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक खुले रहेंगे। આપણે જે રીતે લોકડાઉનમાં વ્યવસ્થા હતી એ જ વ્યવસ્થા ચાલુ રહેશે, પરંતુ કન્ટેનમેન્ટ ઝોનની યાદી આવનારા દિવસોમાં કેસોની સંખ્યા આધારે ફેરફારને પાત્ર રહેશે અને એનો સતત રિવ્યુ કરીશું। नॉन कंटेनमेंट जोन में भी एक दुकान में 5 से ज्यादा ग्राहक नहीं होने चाहिए। सभी को खासकर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना पड़ेगा। इसके अलावा नॉन कंटेनमेंट जोन में हेयर कटिंग सैलून, ब्यूटी पार्लर, पब्लिक लाइब्रेरी भी खुले रहेंगे। नॉन कंटेनमेंट इलाके में सभी गैरेज वर्कशॉप को खोलने की भी इजाजत दी गई है। कंटेनमेंट जोन सिवायना विस्तारमा सवाરના 8 વાગ્યાથી બપોરના 4 વાગ્યા સુધી વેપાર ધંધા રોજગારની એટલે કે દુકાનો ખોલવા માટે આપણે છૂટ આપીશું। गुजरात में हाईवे पर रेस्टोरेंट, ढाबा सोशल डिस्टेंस के साथ खोले जा सकते हैं। वहीं नॉन कंटेनमेंट इलाकों में 50% ऑफिस स्टाफ के साथ दफ्तर भी खोले जाएंगे। गुजरात सरकार ने पूरे प्रदेश में ट्रांसपोर्ट की बस को शुरू करने का बड़ा फैसला लिया है। इसके अलावा ऑनलाइन कैब सुविधा को भी हरी झंडी दिखाई गई है, लेकिन इनके लिए भी शर्तें रखी गई हैं। प्राइवेट कार और कैब टैक्सी में ड्राइवर के अलावा सिर्फ 2 लोग ही सफर कर सकते हैं। लेकिन गुजरात सरकार के स्कूल, कॉलेज, कोचिंग क्लास, जिम, स्विमिंग पूल, शॉपिंग मॉल, सिनेमा और पब्लिक मीटिंग के साथ साथ धार्मिक आयोजनों में पाबंदी जारी रखने का फैसला लिया है। गुजरात में मास्क पहनना अनिवार्य है, इसलिए अब अमूल दूध पार्लर पर भी लोगों को 3 लेयर वाला मास्क कम कीमतों में मिलेगा। अहमदाबाद से गोपी मनिहार के साथ आज तक ब्यूरो। लॉकडाउन 4 में कोरोना के कोहराम के बीच अब कारोबार शुरू करने के लिए प्रदेश सरकारों ने छूट दे दी है, खासतौर पर ग्रीन जोन में। यानी अब ग्रीन जोन इलाकों में औद्योगिक इकाइयां शुरू हो जाएंगी, निजी और सरकारी दफ्तर खुल जाएंगे। इसके अलावा राजस्थान और मध्य प्रदेश में क्या खुला रहेगा, क्या बंद रहेगा, रिपोर्ट देखिए। कोरोना के साथ जीने के लिए राजस्थान ने भी कमर कस ली है। लिहाजा लॉकडाउन 4 में शर्तों में छूट दी गई ताकि मुश्किल हालात में जिंदगी को थोड़ा आसान किया जा सके। लिहाजा गहलोत सरकार ने लॉकडाउन 4 में कई सेवाओं में छूट देने का फैसला किया है। सैलून खुले रहेंगे, लेकिन सैनिटाइजेशन करना होगा। सरकारी और निजी दफ्तर खुले रहेंगे, लेकिन सिर्फ 50% कर्मचारी आ सकेंगे। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, गोल्फ क्लब और स्टेडियम खुलेंगे, लेकिन दर्शक नहीं आ सकेंगे। एसडीएम की अनुमति से शादी समारोह कर सकेंगे, लेकिन 50 से ज्यादा लोग नहीं आ सकेंगे। दुकानें खुलेंगी, लेकिन छोटी दुकान में 2 और बड़ी दुकान में 5 लोग आ सकेंगे। बिना मास्क के आए ग्राहक को सामान नहीं मिलेगा। पार्क भी खोलने की इजाजत दे दी गई है। कारोबार को चलाने की जरूरत है, लेकिन कोरोना का खतरा अपनी जगह है। लिहाजा लॉकडाउन 4 में कुछ प्रतिबंध जारी रहेंगे। कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे। होटल, सिनेमा हॉल, मॉल बंद रहेंगे। राजनीतिक सभाएं, धार्मिक सभाएं नहीं की जा सकेंगी। पान, गुटखा, तंबाकू पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। इसके अलावा ग्रीन और ऑरेंज जोन में बस, टैक्सी, रिक्शा, ऑटो चल सकेंगे, जबकि रेड जोन में बस, टैक्सी, रिक्शा, ऑटो बैन रहेंगे। लेकिन लॉकडाउन 4 में भी शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक कर्फ्यू जारी रहेगा। पूरे राजस्थान में धारा 144 लागू रहेगी। मध्य प्रदेश को लॉकडाउन 4 में सिर्फ 2 जोन ग्रीन और रेड में बांटा गया है। कोरोना से जंग के साथ अब आर्थिक सेहत पर भी सरकार का पूरा फोकस रहेगा। लिहाजा ग्रीन जोन में सभी दुकानें, बाजार, सब्जी मंडियां खुलेंगी। निजी और सरकारी दफ्तर खुलेंगे। निजी वाहन से यातायात किया जा सकेगा। लेकिन रेड जोन में कड़े प्रतिबंध जारी रहेंगे। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के इंदौर, उज्जैन, भोपाल, बुरहानपुर, खंडवा, मंदसौर, देवास, धार और नीमच जैसे जिले रेड जोन में हैं, जहां तमाम सुविधाओं पर पाबंदी जारी रहेगी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट, धार्मिक स्थान, जिम, स्कूल, सिनेमाघर, स्विमिंग पूल, मॉल, कोचिंग संस्थान और उद्योग बंद रहेंगे। एक सप्ताह बाद सरकार सभी रेड जोन इलाकों की समीक्षा करेगी। अगर वहां पर कोरोना के केस घटे तो प्रतिबंधों में ढील दी जा सकती है। जयपुर से शरद कुमार के साथ भोपाल से रविश पाल सिंह, आज तक।